स्वागत आप सभी का फिर से आपके अपने YouTube चैनल ऑरिजिन मैथमेटिक्स क्लासेस में। और आज हम आ चुके हैं आप लोग के साथ क्लास 12th का मैथ। जहां भी इनकी आवश्यकता हो आप लोग इनको बहुत आसानी तरीका से समझ सकेंगे आज। और मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों को आज बेहतर तरीका से इस चैप्टर के बारे में जानकारी मिले। और जैसा कि आप मालूम है आप लोग को कि ये क्लास 12th का 6th चैप्टर है। कैलकुलस का कौन सा 6ठा चैप्टर है। और 6.1 से लेकर के और 6.2, 6.3 अन्य सभी भागों में इसको हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग जानने का ये प्रयास करेंगे कि अवकलज का अनुप्रयोग क्या होता है। देखिए, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इसका अर्थ ये होता है कि जब हम लोग किसी चीज का अवकलन करते हैं तो अवकलन करते हैं तो हमारे दैनिक जीवन में अवकलन की क्या महत्व है, इन चीजों को समझने का कोशिश करते हैं हम लोग। रियल लाइफ में इसको हम लोग क्या करते हैं तो समझने की कोशिश करते हैं, इस पर हम लोग सवाल बनाते हैं, इस पर आधारित सवाल को हम लोग देखते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग को मालूम होगा कि हम लोग 10th क्लास में सीखे थे किसी भी जो पृष्ठ होता है उसका क्षेत्रफल होता है वो ज्ञात करने के लिए सीखे। जैसे घन है तो उसका आयतन निकालने के लिए सीखे, उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए सीखे, किसी सर्कल का क्षेत्रफल निकालने के लिए सीखे, है ना। किसी भी जो क्या बोलते हैं घनाभ था उसका आयतन निकालने के लिए सीखे, उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए सीखे। लेकिन हम इसमें थोड़ा सा उससे आगे सीखने वाले हैं कि आखिर जब किसी भी वस्तु का क्षेत्रफल दिया हुआ है, एक निश्चित होता है, तब तो हम लोग 10th क्लास में सीख चुके हैं। लेकिन अगर किसी भी वस्तु का या किसी भी जो एरिया होता है, किसी भी वस्तु का जो एरिया होता है, अगर वो समय के सापेक्ष बढ़ रहा है या उसके रेडियस के सापेक्ष बढ़ रहा है तो वो किस दर से बढ़ रहा है या घट रहा है तो किस दर से घट रहा है, तो इनके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसा कि आपको हम एक छोटा सा उदाहरण देना चाहते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट है रेट ऑफ चेंज इन क्वांटिटी। किसी भी वस्तु में जो उसका जो परिवर्तन की दर है वो क्या है, इन पर हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहला बात कि सबसे पहला क्वेश्चन है कि सर व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज। मैं आपको बता दूं कि जो विद्यार्थी नए हैं, जो विद्यार्थी इसमें कैलकुलस को आप डिफरेंशिएशन को नहीं सीख पाए हैं, तो वो विद्यार्थी को थोड़ा सा समस्या होगा। इसलिए मैं कुछ पार्ट्स यहाँ पर डिस्कस कर दूंगा, तब जाकर के आपको यहाँ पर dy/dx निकालने के लिए होना चाहिए। सिंपल फॉर्म में आपको dy/dx निकालने के लिए होना चाहिए, तब जाकर के ये सवाल आपको बेहतर तरीका से समझ में आएगा। चलिए अब आइए बात करते हैं हम लोग। देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये कोई सर्कल है, ये कोई सर्कल है, मैं इसका टेक्निक का यूज करूंगा। ये कोई सर्कल है, जैसे मान लिया जाए कि ये कोई क्या है, एक सर्कल है, ये कोई सर्कल है। इस सर्कल का एक रेडियस होता है। आप जानते हैं कि हर एक सर्कल का क्या होता है, एक रेडियस होता है। तो हम जस्ट लाइक आपको मानते हैं कि यहाँ पर इसका एक रेडियस यहाँ पर मान लेते हैं, इसका रेडियस क्या है, r है। अगर हम इस r में ध्यान से देखिएगा, अगर इस r में हम क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, यानी कि r का मान को बढ़ाते हैं, तो आप जानते हैं कि इसका सर्कल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, पाई r स्क्वायर होता है। अगर इसके रेडियस को हम बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, स्वतः बढ़ जाएगा। मतलब अगर रेडियस को हम क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो यहाँ पर इसका एरिया क्या होगा, स्वतः बढ़ जाएगा। मतलब इसका एरिया किस पर डिपेंड कर रहा है, इसके रेडियस पर डिपेंड कर रहा है। अगर इसके रेडियस को हम कम करते हैं, r से इसको रेडियस और छोटा कम कर देते हैं, तो इसका जो क्षेत्रफल है पाई r स्क्वायर, ये स्वतः क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि इसका एरिया किसके बढ़ने और किसके कमने से बढ़ता है, किसके बढ़ने से बढ़ता है और किसके कमने से बढ़ता है, तो हो जाएगा इसका रेडियस। तो आप इन चीज पर जरा सा फोकस कीजिए कि इसका एरिया जो है इसके रेडियस से बढ़ने पर बढ़ता है और इसके रेडियस से घटने पर घटता है। जस्ट लाइक इसी को कहते हैं रेट ऑफ चेंज इन एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। मतलब इसके एरिया में परिवर्तन किसके सापेक्ष, रेडियस के सापेक्ष। तो हम लोग क्या निकालेंगे, dA/dr निकाल लेंगे। ये तो हो गया सिंपल सा इसका डिफिनेशन हो गया कि dA/dr क्या होता है, रेट ऑफ चेंज क्या होता है। ठीक है, इसी प्रकार अगर कहीं पर dA/dt लिखा हुआ है तो समझ जाइएगा कि रेट ऑफ चेंज इन एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि समय के सापेक्ष इसके एरिया में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। आप लोग सामान्यतः इन बातों को जानते हैं, मैं स्पष्ट करता हूँ कि आप लोगों को हमें इतना तो उम्मीद है कि आप लोग 10th क्लास में इन चीजों को पढ़ चुके होंगे। मैं थोड़ा सा सूत्र को डिस्कस कर देता हूँ, जो जनरल बहुत ही आसान सा सूत्र होता है, इनको थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं ताकि आप लोगों को रिवाइज हो जाए। जैसे मान लिया जाए कि आपके सामने में एक फॉर्मूला का हम एक चार्ट बना देते हैं। जैसे कि आपको 10th क्लास का कुछ ज्ञान होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई घन है,
तो घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, तो 4 गुना भुजा स्क्वायर, भुजा को हम लोग ये मानते हैं, और इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 6 गुना भुजा स्क्वायर, है ना, 6 गुना भुजा स्क्वायर। आप जानते हैं दूसरे पास आपके पास घनाभ आता है, इस घनाभ का क्या होगा, तो आप लोग कॉपी पेन से इसको लिखते चलिएगा। तो इसका वक्र, अच्छा इसका आयतन की बात कर लेंगे। अगर इसके वॉल्यूम, आयतन को हमेशा किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, v के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका आयतन जो हो जाएगा, तो आयतन क्या हो जाता है इसका, भुजा क्यू हो जाता है, a का होल क्यू। अगर इसके घन को भुजा को हम a मानते हैं तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपको 4 गुना भुजा स्क्वायर, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 6 गुना भुजा स्क्वायर, और आयतन क्या हो जाएगा आपको भुजा क्यू। हालांकि इसका जब आप विकर्ण निकालिएगा तो अंडर रूट हो जाएगा आपको, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3√a लिख सकते हैं ना, ठीक है। आइए बात करते हैं हम लोग, तो इसका विकर्ण की ऐसी कोई आवश्यकता है नहीं, तो हम लोग उस पर दिमाग नहीं लगाएंगे, हम लोग केवल आयतन तक ही क्या हो जाएंगे, सीमित हो जाएंगे, ठीक। चलिए जो फॉर्मूला हमको जरूरत है उन फॉर्मूला का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। घनाभ की बात कर लेंगे तो इसका जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है, या इसको हम चारों दीवारों का क्षेत्रफल कहते हैं, तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई होता है, ठीक है। अगर हम घनाभ की आयतन की बात कर लेंगे तो घनाभ का आयतन का सूत्र क्या होता है, तो घनाभ का आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। इसके आयतन की बात करेंगे तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई की बात कर लेंगे। अगर हम तीसरा बात करें वृत्त का, तो वृत्त का आपको याद होना चाहिए कि वृत्त का जो सबसे पहला जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, और इसका जो परिमाप होता है इसको सी के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं 2 पाई आर होता है, या इसको हम लोग पाई गुना डी भी कहते हैं, ठीक है, इनको याद रख लीजिएगा। अगर हम बात करें चौथा, अगर वृत्त की बात करें हम चौथा, ये छोटा सा आपको रफ में लिख लेना है ताकि आप लोग को सुविधा हो। उसके बाद हम बात करेंगे बेलन का, तो बेलन की जब बात करते हैं तो बेलन की बात करते हैं तो इसका जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है ये 2 पाई आर होता है, और बेलन की अगर हम संपूर्ण वक्र पृष्ठ की बात कर लेंगे, अगर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल की बात कर लेंगे तो 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच होता है, और अगर हम इसका आयतन की बात कर लेंगे तो पाई आर स्क्वायर एच हो जाता है, पाई आर स्क्वायर एच हो जाता है। अगर हम 5 में बात कर लें शंकु का, तो शंकु की बात करेंगे तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल होता है, और इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आपको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल पाई आर इंटू एल प्लस आर हो जाता है, और इसका अगर हम आयतन की बात करेंगे तो 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर क्या हो जाता है, एच हो जाता है। इसी प्रकार से अगर मेरे पास छठा सूत्र को हम लिखने की कोशिश करें तो छठा आपको हो जाएगा गोला की बात कर लेंगे। अगर हम गोला की बात कर लें तो गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को हो या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल को हो, ये सारे के सारे आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर जाते हैं 4 गुना भुजा स्क्वायर, ठीक है। अगर इसके आयतन की बात करेंगे तो 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू हो जाता है, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पर आप इस बात को समझ सकते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर हम इसको सही कर लेते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक। चलिए 4 पाई आर स्क्वायर कर लेंगे। यहीं पर अर्धगोला में क्या होता है, चेंज हो जाता है। अगर हम लिखना चाहें तो अर्धगोला की बात कर लेंगे, तो यहाँ पर अर्धगोला की बात करते हैं तो अर्धगोला में क्या हो जाएगा, तो आपको सबसे पहला इन चीज को समझना होगा कि अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन अगर इसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और इसका हम आयतन की बात करेंगे तो 2/3 पाई आर क्यू हो जाएगा। ये तो हो गया जेन्युइन सी फॉर्मूला जो हम लोग 10th क्लास के अंतर्गत सीख चुके थे, और इनको आप लोग बार बार देख करके लिख लीजिएगा ताकि आप लोगों को सुविधा हो। इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो सबसे महत्वपूर्ण आपको सर्कल का याद रखना है, उसके बाद आपको किसका याद रखना है, तो शंकु का याद रखना है, उसके बाद आपको आयत का याद रखना है और वर्ग का याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको किस किस चीज को याद रखना है, तो उसके बाद आपको घन को याद रखना है, घनाभ को याद रखना है, बेलन को याद रखना है, ठीक है। और हम वर्ग और घन के बारे में भी थोड़ा सा आप लोगों को बता देते हैं, फिर हम लोग चलेंगे एग्जाम्पल में। अगर हम 7वां बात करें वर्ग आयत की बात कर लेंगे, आयत की बात कर लेते हैं। तो आयत की बात करेंगे तो आयत किसे कहते हैं, तो आप जानते हैं कि लंबाई चौड़ाई होना चाहिए, इसको एल लंबाई इसको चौड़ाई मानते हैं। तो इसका अगर आप एरिया निकालिएगा तो लंबाई गुना चौड़ाई निकलेगा, और इसका परिमाप निकालिएगा तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई निकलेगा। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इन सारी चीजों से आपको अवगत पिछले क्लास में हुआ होगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग चलते हैं आज सवाल को, जो इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं, इन एग्जाम्पल बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, अन्य किसी भी एग्जाम में बहुत ही आसानी तरीका से इसको पूछा जा सकता है, और ये बेहद तरीका से आपको सीखना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। चलिए आपको सबसे पहले आपको सवाल पर उदाहरण नंबर 1 देखना है। यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको इस नोटिस करना है कि क्या दिया हुआ है, एक वृत्त का क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसके त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। मतलब एक वृत्त है ना,
और इसका क्षेत्रफल में परिवर्तन हो रहा है, किसके सापेक्ष? तो रेडियस के सापेक्ष। इसका जो एक वृत्त है, इस वृत्त के अंतर्गत, चलिए इस वृत्त के अंतर्गत क्या हो रहा है कि क्षेत्रफल में परिवर्तन हो रहा है। एक सर्कल है, मैं यहाँ सर्कल ड्रॉ करता हूँ, एक सर्कल है, इस सर्कल में एक रेडियस, ये जो रेडियस है इसके सापेक्ष इसके क्षेत्रफल में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो यही पूछ रहा है हमको कि अगर इसका रेडियस अकॉर्डिंग इसको हम सॉल्व करें, तो इसका रेडियस दिया हुआ है कितना? रेडियस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और सवाल कहा जा रहा है कि वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, यानी कि dA बटे किसके सापेक्ष कह रहा है? त्रिज्या के सापेक्ष, dA बटे dr निकालिए, है ना, dA बटे क्या निकालिए? dr निकालिए। तो इसके रेडियस के सापेक्ष क्या हो रहा है? इसका क्षेत्रफल में परिवर्तन हो रहा है। तो हम जानते हैं ना कि क्षेत्रफल दिया हुआ है, वृत्त का क्षेत्रफल की बात करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। किसके सापेक्ष में पूछ रहा है? तो रेडियस के सापेक्ष में। तो यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू आर ऑन बोथ साइड। अगर हम इसके दोनों साइड r के सापेक्ष में अवकलन करें तो क्या हो जाएगा? dA बटे dr पाई आर स्क्वायर। पाई तो कांस्टेंट है और आप जानते हैं कि आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? तो आर स्क्वायर का हो जाएगा 2r। याद रखिएगा यहाँ पर एक फॉर्मूला का इस्तेमाल हुआ है, जो कि y बराबर x टू द पावर n होता है, तो इसका dx निकालते हैं हम लोग, क्या निकालते हैं? तो जो पावर होता है वो गुना हो जाता है और पावर में से क्या होता है? घट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आर स्क्वायर था, तो ये स्क्वायर यहाँ पर गुना में आ गया और 2 में से घटा तो यहाँ पर r बच गया। हमको निकला क्या? 2 पाई r। क्या निकला? 2 पाई r। हमको निकालना क्या है? dA बटे dr निकालना है। कब निकालना है? जब r का मान क्या सेंटीमीटर हो? 5 सेंटीमीटर हो। तो r बराबर क्या पुट कर देंगे? 5 पुट कर देंगे, तो हो जाएगा 2 पाई गुना 5 इजकल टू 10 पाई। अब यहाँ पर इसका मात्रक लिखना बहुत ही जरूरत है। क्यों? क्योंकि इसका कौन सी निकाल रहे हैं हम लोग? ए निकाल रहे हैं, एरिया मतलब सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति, यहाँ पर देखो रेडियस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर। मैं इसको अच्छा तरीका से लिख देता हूँ। चलिए, सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर। ठीक, तो आप यहाँ पर चीज को नोटिस कर ले सकते हैं, देख सकते हैं। तो इसका अगर मान लीजिए कि इसका रेडियस अगर 5 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल जो है वो 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। मतलब 1 सेंटीमीटर अगर इसका रेडियस बढ़ता है तो इसका क्षेत्रफल 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इस टाइप का सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है और एक सवाल जो है इस टाइप का आता ही आता है, तो आप लोग इन चीज को नोटिस कर लीजिएगा। चलिए, अब आइए बात करते हैं हम लोग बात करते हैं किसकी? तो एक घन की बात करते हैं। देखिए घन क्या होता है, आप लोग को बहुत बेहतर तरीका से 9, 8 और 10th में पढ़े होंगे कि घन क्या होता है ना, घनाभ क्या होता है। इन चीजों के बारे में आप लोग को बेहतर जानकारी होगी। तो आइए हम एक ड्रॉ करते हैं फिगर को। ठीक, चलिए मान लेते हैं कि मेरे पास ऐसे तो घन नहीं बन पा रहा है, लेकिन आप लोग इसको घन समझिएगा। देखिए इसका भुजा मान लेते हैं x है, मान लेते हैं मेरे पास एक घन है। करें घन का आयतन सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। यहाँ पर एक चीज नोटिस करना है, जब भी सेंटीमीटर क्यूब दिया जाए समझ लेना कि ये कौन सी दिया हुआ है? ये आयतन दिया हुआ है, और प्रति सेकंड तो समझ लेना कि समय के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इसको जब सॉल्व करेंगे तो मान लेंगे, माना कि घन का जो आयतन है v है, घन का आयतन जो है इसको क्या पढ़ते हैं? v। तो घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन जो होता है वो था भुजा क्यूब। तो भुजा को क्या मान लिए? x मान लिए, a मान लिए, या x मान सकते हैं आप, नहीं आप x मान सकते हैं। इसके भुजा को मान लीजिए, माना कि घन का आयतन v है, तो इसका आयतन क्या हो जाएगा? भुजा क्यूब। और ये आयतन के बारे में बात कर रहा है, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है? s। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल को हम लोग क्या मानते हैं? s मानते हैं। तो s बराबर क्या हो जाएगा? 6 गुना भुजा स्क्वायर। ठीक है, भुजा क्या मान लिए? इसका a मान लिए, इसका भुजा क्या मान लिए हैं? a मान लिए हैं, इसको याद रखिएगा। इसका भुजा a मान लिया है और a बराबर क्या सेंटीमीटर दिया हुआ है? a बराबर दे दिया है 10 सेंटीमीटर। सवाल कर रहा है कि यदि इस घन की भुजा 10 सेंटीमीटर है, ठीक, अगर ये घन की भुजा 10 सेंटीमीटर है तो बताइए कि इसका जो आयतन है यानी कि dv बटे dt जो है, इसका जो आयतन है वो 9 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से क्या हो रहा है?
बढ़ रहा है तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 9 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। तो कह रहा है कि बताइए इसकी कोण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। कोण का मतलब हो गया इसकी भुजा की लंबाई। तो इसके पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, यानी कि ds बटे क्या निकालना हमको, ds बटे dt बराबर वाट निकालना है। ठीक है, ये निकालना है हमको। तो चलिए आइए निकालते हैं हम लोग ds बटे dt। अब आइए बात करते हैं हम लोग, हमको जो दिया रहेगा पहले उसी को हम क्या करेंगे, निकालेंगे। ठीक है, अब आइए बात करते हैं। जैसे मान लीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अंतर्गत हम लोग आएंगे, तो हमको दिया हुआ हम जानते हैं वी नो डैट, क्या जानते हैं आप, हम जानते हैं कि घन का जो आयतन होता है वो होता है भुजा क्यू। घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यू। और ये किसके सापेक्ष में बढ़ रहा है, तो ये टाइम के सापेक्ष में बढ़ रहा है। तो इसको लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम विथ रिस्पेक्ट टू टी ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डीवी बटे डी टी इक्वल टू 3a स्क्वायर। यहाँ पर x टू द पावर n का फॉर्मूला लगेगा, पावर में गुना हो जाएगा, पावर में से कट जाता है। और यहाँ पर a का क्या हो जाएगा, डी ए बटा हो जाएगा dt। और डीवी डी टी का मान कितना दे रखा है, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। तो आप यहाँ पर रखिए, यहाँ पर 9 रख दीजिए, 3a स्क्वायर इंटू डी ए बटे डी टी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आप इसको देख पाएंगे, और यहाँ से आपको यहाँ से किसका मान निकल के आ जाएगा, तो यहाँ पर से इसका वैल्यू निकल के आ जाएगा। यहाँ से आपको डी ए बटे डी टी का मान निकल के आ जाएगा, डी ए अपॉन डी टी का मान निकल के आएगा। और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9, 3 बटे ए स्क्वायर, 3 बटे क्या निकल के आ जाएगा, ए स्क्वायर निकल के आ जाएगा। इक्वेशन क्या मान लीजिए, फर्स्ट मान लीजिए। अब यहाँ पर जरा गौर से देखिएगा, हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल तो हम जानते हैं फिर से कि इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो 6 गुना भुजा स्क्वायर। इसको भी टी के सापेक्ष में क्या करेंगे, हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे, क्योंकि हमको ds और dt चाहिए। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t ऑन बोथ साइड, टू t ऑन बोथ साइड। तो ds अपॉन dt इक्वल टू, ये स्क्वायर है, गुना में आ जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 12a हो जाएगा। और a का क्या हो जाएगा, da बटे dt, da बटे क्या हो जाएगा, dt। आइए पुट करते हैं, ds बटे dt पुट करना है कब, जब a का मान क्या दे रखा है, 10। तो 12 इंटू a इंटू da बटे dt का मान कितना है जी, तो da बटे dt का मान इक्वेशन फर्स्ट में होगा 3 बटा a स्क्वायर, 3 बटा a स्क्वायर, 3 बटा क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से a से a क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आप यहाँ पर मान रख दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 12 तिया 36 हो जाएगा ना, 36 बटे में a। तो 36 बटे में a मतलब 36 डिवाइड बाय a का मान कितना है यहाँ पर 10। अगर इसको हम कटेंगे तो ds बटे dt निकल के आएगा। अगर हम काटेंगे तो जगह 12, अगर हम काटेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर a का मान 10 दिया हुआ है, ठीक है। तो 18 बटे 5 हो जाएगा। ठीक है, 18 बटे क्या हो जाएगा, 5। और ये सेंटीमीटर यह कुछ यहाँ पर क्षेत्रफल है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 18 बटा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। अब देखिए 3 का सवाल भी एकदम सेम टू सेम सवाल है। आपको इस तरह का सवाल आपको बहुत अच्छा तरीका से मिलता है और आपको बनाना चाहिए। आइए बात करते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए मान लेते हैं कि मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि इसको जरा गौर से पढ़िएगा, और पढ़ने के बाद आपको ये पता चलेगा कि क्या करना है। एक अस्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है। भाई देखो कोई झील है और झील में पत्थर डालोगे तो उसका जो तरंग है वो एकदम वृत्ताकार पथ पर क्या होगा, गतिशील होगा। और जैसे जैसे उसका रेडियस बढ़ेगा वैसे वैसे उस तरंग का वैल्यू भी क्या होगा, बढ़ेगा। यदि विड्थ में 4 सेंटीमीटर पर सेकंड की गति से चलती है, इसका मतलब है, इसका अगर हम हल करेंगे तो मान लेंगे, माना कि तरंग की रेडियस, तरंग की जो त्रिज्या है r है, और तरंग की त्रिज्या क्या होगा, r हो जाएगा, है ना। तरंग की त्रिज्या r तथा
एरिया जो है वो क्या है, ए है, यानी कि क्षेत्रफल क्या है इसका, ए है। तो आप जानते हैं कि इसका क्या दे रखा है, रेडियस में परिवर्तन दे रखा है, यानी कि डी आर बटा क्या दे रखा है, डी आर बटा डी टी दे रखा है, 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड दे रखा है। ठीक है, तो कह रहा है कि इसका रेडियस अगर मान लीजिए, अगर इसका रेडियस मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हो रहा है, यानी कि डी ए अपॉन डी टी चाहिए हमको। तो भाई यहाँ पर निकाल लेते हैं डी ए बटे डी टी। ध्यान से देखिएगा, हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। हम लोग यहाँ से उठ के यहाँ आए हैं, यहाँ से उठ के कहाँ है, यहाँ पर, तो पाई आर स्क्वायर आएंगे, तो यहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे टी के सापेक्ष में, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी ऑन बोथ साइड। ठीक, तो यहाँ पर क्या निकल कर जाएगा, डी ए बटे डी टी इक्वल टू, यहाँ पर अगर रेडियस के, अगर टाइम के सापेक्ष में अवकलन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई आर, क्योंकि 2 क्या हो जाएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और आर का क्या हो जाएगा, डी आर अपॉन डी टी। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो मेरे पास आर भी दिया हुआ है और डी आर बटे डी टी भी दिया हुआ है। ठीक है, आइए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डी ए अपॉन डी टी, जब आर का मान क्या दे रखा है भाई, तो आर का मान दे रखा है हमको, आर का इसका वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है, आर का वैल्यू दिया हुआ है हमको 10 सेंटीमीटर, आर का वैल्यू 10 सेंटीमीटर और डी आर डी टी 4 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। तो मेरे पास यहाँ पर निकल कर आ जाएगा 2 गुना, पाई का मान पाई ही रहने दीजिए, बेहतर रहेगा, पाई के मान में कोई परिवर्तन नहीं करना है। ठीक है, चलिए, तो 2 पाई आर, आर का मतलब 10 और डी आर और डी टी का मतलब कितना है, 4, 10 जगह 40 दूनी 80, यानी कि 80 पाई हो गया, 80 पाई। और आप जानते हैं कि डी ए बटा क्या निकला है, डी ए बटा डी टी निकला है। इसका मतलब हो गया कि इसका जो 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड, मतलब इसका जो रेडियस है वो 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड की दर से क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं उदाहरण नंबर 4 में चलते हैं। ठीक है, एक एक सवाल आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये सारे एग्जाम्पल के सवाल बिहार बोर्ड या किसी अन्य बोर्ड में भी बहुत आसानी तरीका से इसको पूछा जा सकता है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। कह रहा है कि एक आयत की लंबाई x है और चौड़ाई y है। ठीक है, मान लेते हैं कि मेरे पास एक आयत है, इसकी लंबाई चौड़ाई हमको दिया हुआ है। ठीक है, चलिए मान लेते हैं कि ABCD क्या है, एक आयत है A B C और D। ठीक है, कह रहा है कि एक आयत की लंबाई मान लेते हैं x है, इसकी लंबाई मान लेते हैं x है और चौड़ाई क्या मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं। ठीक है, कह रहा है कि इसकी लंबाई इतना सेंटीमीटर प्रति सेकेंड मिनट, इसका मतलब है कि दिया हुआ क्या है, हमको क्या क्या दिया हुआ है ना। यहाँ मान लेते हैं कि लंबाई इसका x है और चौड़ाई इसका कौन सी है, y है। हमको दिया हुआ क्या है, हमको दिया हुआ है कि dx अपॉन dt इक्वल टू 3। यहाँ पर दिया हुआ देखिए x 3 सेंटीमीटर प्रति दर से घट रही है, घट रही है मतलब ऋणात्मक की बात होगा, तो जब ये घट रही की बात हो जाएगा तो -3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की बात कर लेंगे। और चौड़ाई y, चौड़ाई क्या है y, यानी कि dy अपॉन dt इक्वल टू 2 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रही है। इसका मतलब +2 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से क्या हो रही है, बढ़ रही है। और कह रहा है कि x का मान 10 है, y का मान 6 है, और सवाल कहा जा रहा है कि x का मान 10 सेंटीमीटर है और y का मान 6 सेंटीमीटर है। तो पहला कह रहा है कि परिमाप और क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। तो चलिए इनको दो केस में हम क्या करेंगे, बनाएंगे। सबसे पहला क्या है, परिमाप में क्या परिवर्तन हो रहा है और क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन हो रहा है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे परिमाप में किस तरह का परिवर्तन हो रहा है। तो आप जानते हैं कि इसका परिमाप क्या होता है, इसका परिमाप होता है 2 पाई आर। तो इसको r के सापेक्ष हम क्या करेंगे, अवकलन कर देंगे। इसको r के सापेक्ष में डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू r ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो हम जानते हैं कि dc बटे dr जो हो जाएगा, ये हमको हो जाएगा dc बटे dt जो हो जाएगा, सॉरी यहाँ टाइम के सापेक्ष करना पड़ेगा हमको, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t ऑन बोथ साइड, क्योंकि यहाँ पर dc बटे dt निकालना है हमको। तो 2 पाई r, तो 2 पाई r का क्या हो जाएगा, dr बटे dt हो जाएगा, dr बटे क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। dr और dt का मान कितना रखा है, सॉरी मैं इसका सूत्र गलत लिख दिया, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसका परिमाप 2 पाई r नहीं होगा, हमें कि मैं नेक्स्ट क्लास का सवाल लिख रहा हूँ। यहाँ पर इसका परिमाप क्या हो जाएगा, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई।
आयत का परिमाप क्या हो जाएगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। और आप जानते हैं कि 2 इंटू लंबाई कितना है तो x है, चौड़ाई कितना है y है। इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए टाइम के रिस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑन बोथ साइड। तो dc अपॉन dt इक्वल टू 2 इंटू dx बटे dt प्लस dy अपॉन dt। और आप जानते हैं कि इसका मान दिया हुआ 2 इंटू dx और dt का मान कितना देखा जी, dx बटे dt का मान -3 और +2, -3 +2। तो यहाँ हो जाएगा dx और dt का मान क्या हो जाएगा -3 और प्लस में क्या हो जाएगा 2। तो आप जानते हैं कि -3 + 2 -1 हो जाएगा, यानी कि -2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की बात कर लेंगे। मतलब तो इसका जो परिमाप है, इस आयत का जो परिमाप है वो 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, इन चीज पर आप लोग को ध्यान देना है। ठीक, चलिए चलते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 5 पर। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या होता है इसको थोड़ा समझिएगा। देखिए, किसी वस्तु की इकाई उत्पादन में कुल लागत CX है। देखिए CX क्या, देखो MC जब निकालना हो, यानी कि मार्जिन प्राइस जब निकालना हो तो हम क्या करते हैं, एक ही सूत्र है दुनिया में, याद रख लेना इस सूत्र को। जैसे ही हमको मार्केट मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए कहेगा तो हम क्या करेंगे, इसका जो उत्पाद लागत है उसको x के सापेक्ष में क्या करेंगे, हम लोग अवकलन कर देंगे, तो मार्जिनल कॉस्ट निकल करके आ जाएगा, बस काम खत्म है। तो हमको दिया हुआ क्या, हमको दिया हुआ CX दिया हुआ 0.005 का x³ माइनस 0.02x² प्लस 30x प्लस 5000। ठीक है, अब आइए बात करते हैं। अगर हमको MC निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग, जबकि x बराबर क्या दिख रहा है, 3 इकाई दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। x बराबर क्या दे रखा है, 3 यूनिट दे रखा है। चलिए, तो जैसे ही हम लोग MC निकालेंगे तो dCX बटे क्या निकालेंगे हम लोग, dx निकालेंगे। तो यहाँ पे इसका अवकलन हो जाएगा, तो यहाँ 5 3 आ जाएगा 15, तो 0.015x² माइनस 0.04x प्लस 30। अब आइए बात करते हैं, हम क्या करेंगे, अब इसका मार्जिनल कॉस्ट में जो है हम क्या करने वाले हैं, x बराबर क्या पुट करेंगे 3। तो x बराबर 3 पुट करेंगे तो आपको यहाँ पर निकल के आ जाएगा dCX बटे dx इक्वल टू, तो 3 करेंगे 9 हो जाएगा, 0.015 इंटू 3 × 9 माइनस, अगर हम x की जगह पर 3 पुट करते हैं तो 4 × 12 यानी कि 0.12 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब आप लोग इसको कैलकुलेशन कर दीजिएगा। कैलकुलेशन करने के बाद जो आएगा वो इसका क्या निकल कर आ जाएगा, संपूर्ण इसका वैल्यू निकल करके चले आएगा और आप इसको आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा इसको और लिख दीजिएगा। चलिए आगे फिर बढ़ते हैं हम लोग। 6 का भी उदाहरण यही बात है, हमको क्या दे रखा है, RX दे रखा है भाई, देखो बढ़िया से इसका भी सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। तो क्या दे रखा है, हमको दे रखा है RX, और RX में क्या दे रखा है 3x² प्लस 36x प्लस 5, और सवाल कर रहा है कि x बराबर क्या दे रखा है 5। तो वो MR निकालना है, क्या निकालना है, MR निकालना है। हम एक ने बोले थे कि RX को अगर हम x के सापेक्ष में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, MR निकल के आ जाएगा। तो भाई MR निकालना है हमको, तो हम डिफरेंशिएट करते हैं इसका। देखिए 3x² का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6x प्लस, अगर 36x का डिफरेंशिएशन करेंगे क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। और आप क्या करना है, आपको क्या करना है, यहाँ पर MR निकालना है। तो x बराबर क्या पुट करेंगे 5, तो 5 पुट करेंगे तो 6 × 5 प्लस 36, तो 30 प्लस 36 इक्वल टू 66। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा मार्जिनल वैल्यू जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से एग्जाम्पल्स के जितने भी सारे सवाल थे ये बहुत ही महत्वपूर्ण थे और ये सवाल आपको आने चाहिए। कुछ नहीं करना है, हमको खाली डिफरेंशिएशन कर देना है, एक बार डिफरेंशिएट करना है और जो x का वैल्यू दिया हुआ वो पुट करेंगे, जो जरूरत है हमको अपने आप निकल करके चले आएगा। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के साथ एक्सरसाइज का सवाल लेकर के। जब आप लोग को ये सारे सवाल आसानी से बन जाएंगे तो एक्सरसाइज का 90% सवाल आपको आसानी से बन जाएंगे। हमें उम्मीद है कि आपको आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण लगा होगा और मिलते हैं आपके
नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।